हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल एनेस्थेटिक। तो इस वीडियो में हम जनरल एनेस्थेटिक का क्या डेफिनेशन है, उसका क्या क्लासिफिकेशन कैसा है, उसमें जो इनहेलेशनल टाइप के जो एनेस्थेटिक्स हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जनरल एनेस्थेटिक जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो हमारा कॉन्शियस है वो रिवर्सिबली लॉस हो रहा है। मतलब जैसे ही दवा का असर खत्म होगा हमारा कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगा, हम अनकॉन्शियस नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ जो और दूसरे सेंसेशन है वो भी यहाँ पर रिवर्सिबली ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एजेंट है जिसको हम मेजर सर्जरी में यूज़ करते हैं ताकि हम पूरे जो पर्सन है उसको अनकॉन्शियस स्टेज में लेकर चले जाएं ताकि उसको पेन ना हो ज़्यादा से ज़्यादा और वो जो सर्जरी प्रोसेस है वो आराम से हो सके, तो हम जनरल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, स्पेशली पेन। तो जब हम जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं तो इससे पेन जो है वो स्पेशली लॉस हो जाता है, पर्सन को बिल्कुल भी पेन का एहसास नहीं होता है। स्लीप एंड एमनीशिया, स्लीप इंड्यूस करता है, मतलब पर्सन का जो डिप्रेस हो जाता है उसका ब्रेन, जिससे कि वो स्लीप कंडीशन में चला जाता है और उस दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो इस तरीके से ये स्लीप एंड एमनेशिया डेवलप करता है। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, सारे स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एबोलिशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ गर्म चीज़ का एहसास हो या किसी ने आपको थोड़ा पिंच किया है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के होते हैं ये कम्प्लीटली एबॉलिश्ड हो जाते हैं। इसमें कुछ स्टेजेस हैं और उसके कुछ साइंस हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जनरल एनेस्थेसिया के। तो जनरली इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 1 जो है इसे हम एनाल्जेसिया स्टेज कहते हैं। मतलब इस स्टेज में जब हम पर्सन को एनेस्थेसिया दे रहे हैं, जनरल एनेस्थेसिया दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें जो डेवलप होता है वो एनाल्जेसिया का स्टेज डेवलप होता है और पेशेंट कॉन्शियस है उस समय, वो सुन सकता है, कैन हियर एंड सी एंड फील्स अ ड्रीम लाइक स्टेट, और वो ड्रीम लाइक स्टेट में रहता है। रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन रिमेन्स नॉर्मल, उस कंडीशन पे इसके जितने रिफ्लेक्स एक्शन है और रेस्पिरेशन सब नॉर्मल है, केवल पर्सन को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। धीरे धीरे जैसे ये बॉडी में और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और वो अपने सेकेंड स्टेज में पहुंचता है, ये जो स्टेज होता है वो एक्साइटेटरी स्टेज होता है। पर्सन डेलीरियम कंडीशन में चला जाता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने लगते हैं, पर्सन इरेगुलर ब्रीथिंग करता है। गोल इज़ टू मूव थ्रू दिस स्टेज एज रेपिडली एज पॉसिबल, हमारा गोल होता है कि इस स्टेज से हम जल्द से जल्द पार पा लें, क्योंकि बहुत पर्सन को वहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल सा फील हो रहा होता है। स्टेज 3 जनरल एनेस्थेसिया, सर्जिकल एनेस्थेसिया, इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थेसिया का स्टेज कहते हैं। इस समय पर ये जो स्टेज 3 है यहाँ पर सर्जरी, जब पर्सन स्टेज 3 में चला जाता है तब उसको उसमें सर्जरी के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। इस समय पर जो स्टेज 2 में इरेगुलर ब्रीथिंग थी वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया है, अब नॉर्मल रेस्पिरेशन पर्सन में चल रहा है। ये भी 4 प्लेन में कंप्लीट होता है। प्लेन 1 लाइट एनेस्थेसिया कहते हैं, प्लेन 2 को लॉस ऑफ ब्लिंक रिफ्लेक्स, रेगुलर रेस्पिरेशन, सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म्ड एट दिस स्टेज। तो प्लेन 2, जब स्टेज 3 का प्लेन 2 आता है तब हम जो सर्जरी प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। प्लेन 3 डीप एनेस्थीसिया, सैलो ब्रीदिंग है, असिस्टेड वेंटिलेशन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा एनेस्थेसिया का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे ब्रीदिंग कम हो गई है, इसलिए हमको वेंटिलेशन पे रखना पड़ता है पेशेंट को। इस एनेस्थेसिया पे जो बहुत ज़्यादा पेनफुल सर्जरीज है वो किए जाते हैं। लेवल 4 जो है डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन यहाँ पर केवल हो रहा है, यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है और कार्डियोवास्कुलर इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेज 4 ये कंडीशन वो कंडीशन आता है जो कि जनरली हम नहीं चाहते कि पेशेंट पे ये कंडीशन आए, स्टेज 4 डेवलप हो, क्योंकि ये स्टेज जो होता है मेडुलरी पैरालिसिस का स्टेज होता है, बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया है, टू डीप इसेंशियली एंड ओवरडोज एंड रिप्रेजेंट एनेस्थेटिक क्राइसिस। जनरली ओवरडोज की वजह से होता है और रिप्रेजेंट करता है एनेस्थेटिक क्राइसिस को। दिस इज द स्टेज बिटवीन रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो ये ऐसा स्टेज है जिसमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, डेथ हो सकता है पर्सन का ड्यू टू सर्कुलेटरी कोलैप्स। क्लासिफिकेशन
तो इसको हम सबसे पहले दो भाग में डिवाइड करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। मतलब हम दो तरीके से ये दे सकते हैं, इनहेलेशनल टेक्निक के थ्रू और इंट्रावेनस। तो इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, जिसको इनहेल कर रहे हैं हम पर्सन को, उसके वेपर को उसको इनहेल करवा के इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये दो टाइप का है, गैसेस है और दूसरा है वोलेटाइल लिक्विड। गैसेस में एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड का, और वोलेटाइल लिक्विड इसमें हेलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ये कुछ लिक्विड्स हैं जिनको हम इनहेलेशनल टेक्निक के थ्रू पेशेंट को देते हैं। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब जो ड्रग है उसको हम डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। इसमें अल्ट्रा शॉर्ट बार्बिचुरेट्स है इसका पहला एग्जांपल, और दूसरा है नॉन बार्बिचुरेट्स। तो अल्ट्रा शॉर्ट बार्बिचुरेट्स में आपके एग्जांपल है थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, और नॉन बार्बिचुरेट्स में बेंजोडाइजेपिन्स, प्रोपोफॉल, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया, कीटामीन, कीटामीन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है। तो ये इसके क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो जितने भी ड्रग हैं हम यहाँ पर इनका कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये पहले क्या कर रहे हैं, जो गाबा ए रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर उसको पोटेंशिएट कर रहे हैं, और जो ड्रग इसको पोटेंशिएट करते हैं मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, उनका एग्जांपल है हेलोथेन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन। सेकेंड मैकेनिज्म होता है एनएमडीए रिसेप्टर। एनएमडीए रिसेप्टर भी हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, ब्रेन में अवेलेबल होता है। तो इसके इनहिबिट कर रहा है कीटामीन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जिनॉन। इसको एनएमडीए रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करने वाले ड्रग हैं कीटामीन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जिनॉन। इसी तरह थर्ड है ग्लाइसिन रिसेप्टर, पोटेंशिएटेड बाय हेलोथेन, प्रोपोफॉल, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन और सिवोफ्लुरेन। तो यहाँ पे गाबा ए रिसेप्टर, कौन कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं जनरल एनेस्थेटिक के केस में, गाबा ए रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर और ग्लाइसिन रिसेप्टर। मिनिमल एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन, जिसे हम MAC मैक के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये कंसंट्रेशन हम इनहेलेशनल टेक्निक से जो जनरल एनेस्थेटिक ले रहे हैं उनके लिए है। तो ये क्या होता है, मिनिमल एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। It is a minimal alveolar anesthetic concentration at which 50% of patient do not respond to a surgical stimulus। मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन हमारे ड्रग का, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे कि जब सर्जरी का प्रोसेस चल रहा है तो 50% जो पेशेंट है वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो उस मिनिमल कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मिनिमल एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसे मेजर किया जाता है एनेस्थेटिक पोटेंसी को। मैक इज स्मॉल फॉर पोटेंट एनेस्थेटिक्स एज हेलोथेन एंड लार्ज फॉर वीक एनेस्थेटिक, जिनका मैक मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल होता है, किसके लिए, जो बहुत पोटेंट एनेस्थेटिक्स होते हैं जैसे कि हेलोथेन। मतलब इनका बहुत कम क्वांटिटी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होता है जब सर्जरी का प्रोसेस चल रहा है। और लार्ज होता है मैक का वैल्यू फॉर वीक एनेस्थीसिया, जैसे कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक वीक एनेस्थेटिक है, इसलिए इसको जनरली हम मेजर सर्जरीज में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसे एडजुवेंट ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन में हम इसको देते हैं। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, हेलोथेन। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं हेलोथेन का एक एग्जांपल लेकर इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो हेलोथेन जो है वो हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर लाइट सेंसिटिव होता है, हाई फैट सॉल्युबिलिटी शो करता है। इसका जो एलिमिनेशन होता है वो अनचेंज्ड होता है वाया लंग्स, लंग्स के थ्रू ये एलिमिनेट होता है। इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है हेलोथेन का। तो ये डिप्रेस कर देता है रेस्पिरेशन को, किडनी, डिप्रेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो एंड यूरिन आउटपुट। तो यूरिन के आउटपुट को भी कम कर रहा है और रीनल ब्लड फ्लो को भी कम कर दे रहा है। मसल्स, रिलैक्स कर रहा है स्केलेटल मसल्स को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, तो ये रिडक्शन कर रहा है आर्टेरियल प्रेशर को एंड पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को। तो इस तरीके से बीपी को कम कर रहा है, तो आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो रहा है और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट है, तो इंक्रीज कर रहा है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को और डिक्रीज कर रहा है सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म को। फार्माकोकाइनेटिक, तो अमाउंट दैट रीचेस द ब्रेन डिपेंड्स ऑन
लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें इस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा ये लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा ये ब्रेन तक पहुँचेगा, जितना ज़्यादा ब्रेन तक पहुँचेगा उतना अच्छा एनेस्थेटिक इफेक्ट इसका आएगा। तो इसे हम इसके ऑयल गैस रेशियो के ऊपर से इसको डिटरमाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू ब्लड, द लोअर द ब्लड गैस रेशियो द मोर एनेस्थेटिक विल अराइव एट द ब्रेन। अगर ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में, ये क्योंकि हम यहाँ पे बात करें इनहेलेशनल वाले की, तो गैस है या फिर वोलेटाइल लिक्विड है जिनके वेपर को दे रहे हैं, तो इनका जो कंसंट्रेशन है अगर ब्लड में कम है, लोअर द ब्लड गैस रेशियो, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में एंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक्शन देते हैं। इसका दो प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है। एक है ऑयल गैस रेशियो कि कितना इसका रेशियो है, जितनी ज़्यादा इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा वो ब्रेन में एंटर करेगा और उतनी अच्छी एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड में, तो जो मतलब ब्लड गैस रेशियो है अगर ये कम है तो ये बहुत अच्छा एनेस्थेटिक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में रीच कर रहा है, जिससे बहुत अच्छा एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस होगा। साइड इफ़ेक्ट्स, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखना है तो आप जहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देखें आप वहीं से उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये कार्डियक एरिथमिया प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हार्ट में जो आर्टेरियल प्रेशर है वो कम हो रहा था, तो यहाँ पर एरिथमिया लाइक स्टेज जनरेट करने लगता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स काफ़ी रिलैक्स है तो यहाँ पे इसकी वजह से हाइपरथर्मिया इंड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इंड्यूस कर रहा है स्केलेटल मसल्स में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन को कम कर दे रहा है। हेपेटाइटिस, लीवर में इसके ज़्यादा यूज से लीवर में हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोशिया एंड वोमिटिंग, और ये किडनी में ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।